नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है गृह विज्ञान यानी होम साइंस, जबकि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है वशा। तो आज का जो लेसन प्लान है वो हमारा वशा टॉपिक पर बनाया गया है। गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर क्रमांक क्या है, फिर उसके बाद विषय हो जाएगा गृह विज्ञान और प्रकरण यहाँ पर हो जाएगा वशा। और किस क्लास के लिए है तो 7th क्लास के लिए। कितने अवधि तक पढ़ाना है वो लिखेंगे और किस घंटे में पढ़ाना है वो यहाँ पर लिखेंगे और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में यहाँ हम 5 पॉइंट देखेंगे। पहला है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और चौथा है छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा है छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। फिर समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जिसमें हम यहाँ पर भी 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला है छात्र वशा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र वशा के विषय में जान सकेंगे तथा उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा, छात्र वशा के प्रकारों को जान सकेंगे। और चौथा नंबर है छात्र वशा के कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। और पांचवा नंबर है छात्र वशा प्राप्ति के स्रोतों का संश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर सहायक शिक्षण सामग्री लिखेंगे, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र वशा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही है इस विषय में। फिर उसके बाद हो जाएगा वर्ग व्यवस्था। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र, अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का टॉपिक आता है जिसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। तो छात्र अध्यापिका कथन में यहाँ पर छात्र अध्यापिका जो होती हैं वो क्लास में बच्चों से प्रश्न करती हैं और इन प्रश्नों की संख्या अधिक से अधिक 5 रख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए, यानी कि जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन के। फिर दूसरा प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि भोजन शरीर को क्या प्रदान करता है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है ऊर्जा और शक्ति। अब तीसरा प्रश्न है उसी से जो ऊर्जा और शक्ति, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है ऊर्जा और शक्ति किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है प्रोटीन, विटामिन एवं वसा आदि से। चौथा प्रश्न है वसा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र अच्छे से नहीं बता पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो छात्र अध्यापिका कथन में यहाँ पर हो जाएगा वशा और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग वशा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अगला पेज में आएंगे जिसमें कि हम दोनों साइड का पेज यूज करेंगे जिसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 कॉलम बनेगा।
एक शिक्षण बिंदु का यानी कि जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित इसमें पॉइंट रहेगा और फिर उस पॉइंट की व्याख्या छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में रहेगा। यानी कि जो छात्र अध्यापिका है इसको जो हमारा शिक्षण बिंदु है उसका व्याख्या वो क्लास में देंगी। जिस तरह से उस चीज़ को हम लिखेंगे यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्र किस प्रकार क्लास में उत्तर देंगे, उनका व्यवहार किस तरह का रहेगा उस चीज़ को लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य यानी कि हम पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड में जो यूज करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, जिस तरीके से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, उस चीज़ को इस कॉलम में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि वसा है क्या। तो वसा शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहायता करती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। कुछ वसा में अल्प मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन भी होते हैं। इसको पचाने में शरीर में का काफ़ी समय लगता है तथा यह शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता को कम करने के लिए आवश्यक होती है। शरीर में वसा की अधिकता होने से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह आमाशय की गतिशीलता में कमी ला देती है तथा भूख को भी कम कर देती है। तो यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि वसा कितना तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तक ही वसा जो है ठोस अवस्था में रहता है। उसके बाद तापमान बढ़ने पर वह तरल अवस्था में आ जाता है, जिसे हम तेल भी कहते हैं। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं कि जो वसा है इसका निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हुआ है और यह शरीर को ऊर्जा और क्रियाशीलता प्रदान करता है और जल में यह अघुलनशील होता है। ये जल में नहीं घुलता है और 20 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक होने पर यह द्रव अवस्था में आ जाता है, जिन्हें हम तेल कहते हैं। अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु का टॉपिक है वह है वसा प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं। तो 2 स्रोत है इसके, एक प्राणी जगत से प्राप्त होता है और एक वनस्पति जगत से। तो प्राणी जगत से हम देखते हैं वसा प्राप्ति का जो स्रोत है वो है दूध, मांस, मछली, अंडा, मछली और पशुओं की चर्बी, घी, पनीर आदि। जबकि वनस्पति जगत में हम देखते हैं कि नारियल, बादाम, मूंगफली, तिलहन, बीज तथा अनाज से निकले हुए तेल एवं सूखे मेवे तथा फल आदि आते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि वसा जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो वसा का दृश्य स्रोत कहा जाता है। जैसे कि हम स्पष्ट रूप से घी, तेल आदि में देख सकते हैं वसा को। और जहाँ पर वसा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता उसको वसा का अदृश्य स्रोत कहा जाता है, जैसे कि सूखे मेवे, मिठाइयाँ आदि। तो यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला वसा का स्रोत कौन कौन सा है। तो यहाँ पर उत्तर आता है छात्रों के द्वारा दूध, मांस, मछली, अंडा आदि। ये सभी प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि वसा प्राप्ति का जो स्रोत है एक है प्राणी जगत से, एक है वनस्पति जगत से। तो प्राणी जगत से हमने देखा है कि दूध, मांस, मछली, घी, मक्खन आदि से प्राप्त होता है ये वसा। और वनस्पति जगत से जो वसा प्राप्त होता है वो नारियल, बादाम, तिलहन, सूखे मेवे आदि से होता है। फिर अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर भी हम दोनों साइड का पेज यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें कि हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है वसा का कार्य। तो वसा का कार्य क्या है? पहला है कि वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। दूसरा, यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। तीसरा, यह खाद्य पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करती है तथा आहार को काफ़ी रुचिकर बनाती है। चौथा नंबर है यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। और 5वां है यह प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया है
छात्र अध्यापिका के द्वारा उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि वसा के दो मुख्य कार्य क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है और तथा शरीर के ताप को बाहर निकलने से भी रोकती है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और यहाँ पर श्याम पटकार में देख सकते हैं कि वसा का कार्य जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, ताप को नियंत्रित रखना है और आहार को रुचिकर बनाना है तथा प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करना आदि है। अब चौथा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे वसा की कमी और उसकी अधिकता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वसा की कमी से शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसमें हम पहला देखेंगे कि त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है, शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित होता है और जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। वसा की कमी से बालों की फॉलिकल्स कमज़ोर हो जाते हैं जिसके कारण बाल झड़ने लगते हैं। और 7 नंबर है शरीर में थकान महसूस होना और 8 नंबर है शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर होना। वसा की अधिकता से व्यक्ति मोटापा का शिकार हो जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे बोधात्मक प्रश्न कि वसा की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि त्वचा रूखी हो जाती है तथा वजन में कमी हो जाती है आदि। यहाँ पर श्याम पटकार में देख सकते हैं कि वसा की कमी से क्या होता है। तो त्वचा रूखी हो जाती है, शारीरिक विकास रुक जाता है, वजन में कमी हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। अब अगला पेज में आएंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन किया जाता है छात्रों का। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है जिससे पता चलता है कि छात्रों ने कितना सीखा और समझा है, जिसमें कि 5 प्रश्न है और ये क्लास में ही प्रश्न किया जाता है और इसका उत्तर छात्र क्लास में ही देते हैं। पहला प्रश्न है वसा क्या है, दूसरा है वसा प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, तीसरा नंबर है वसा प्राप्ति के दृश्य स्रोत एवं अदृश्य स्रोत में क्या अंतर है, चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि वसा के प्रमुख कार्य कौन कौन सा है और 5वां नंबर है वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार छात्रों के सामने दोहरा दिया जाता है तो ताकि उनको अच्छे से याद बना रहे। पहला है वसा शरीर का एक महत्वपूर्ण आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। दूसरा है वसा का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से होता है। वसा प्राप्ति के 2 मुख्य स्रोत हैं, एक प्राणी जगत और दूसरा वनस्पति जगत। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने तथा अन्य शारीरिक विकास में सहायक होता है। फिर पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य दिया जाता है छात्रों को, जिसमें पहला प्रश्न है कि वसा के बारे में लिखें और दूसरा है वसा के कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।